नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष में इतिहास विषय को पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय राजपूतों की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। यह विषय राजस्थान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस विषय की महत्व को देखते हुए हम इसे 3 भागों में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान के पहले भाग में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी जो प्रारंभिक राजपूत शब्द है किस प्रकार आया और प्राचीन काल से राजपूतों की उत्पत्ति की जो भावभूमि है वो किस प्रकार रही, इस पर विचार करेंगे। आगे के अन्य भागों में उत्पत्ति संबंधी जो विभिन्न मत हैं उन मतों की समीक्षा करेंगे। भारतीय इतिहास में विशेषता राजस्थान के संदर्भ में राजपूत काल बड़े ही महत्व का है। 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग की संज्ञा दी जाती है। जिन प्रमुख राजाओं ने 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राज किया उन्हें राजपूत कहा गया। यह प्रश्न सहज ही हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि राजपूत कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम राजपूत शब्द 7वीं शताब्दी में ही सुनने में आया। डॉक्टर यूसरी प्रसाद ने लिखा है कि साधारण बोलचाल की भाषा में राजपूताना के कुछ राज्यों में राजपूत शब्द का प्रयोग छत्री, सामंत अथवा जागीरदार के अवैध पुत्रों को इंगित करने के लिए किया जाता था, परंतु वास्तव में यह संस्कृत के राजपुत्र शब्द का ही विकृत रूप है। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी यही मानते हैं कि संस्कृत के राजपुत्र शब्द से ही राजपूत या रजपूत बना है और हिंदी में इसका अर्थ राज रक्त की संतान या राजा के पुत्र से ही लगाया गया है। इस शब्द की प्राचीनता को स्थापित करते हुए पंडित ओझा लिखते हैं कि यह शब्द नया नहीं है। प्राचीन काल के अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। पाणिनि के व्याकरण तथा चाणक्य के अर्थशास्त्र में यह शब्द प्रयोग में लिया गया है। पुराणों में भी क्षत्रिय राजकुमारों को राजपुत्र कहा गया है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपने नाटकों तथा हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपने विशद ग्रंथ हर्षचरित एवं कादंबरी में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। हर्षवर्धन के समय में भारत आए चीनी यात्री वेंगस्वान ने भी राजाओं को कहीं क्षत्रिय तो कहीं राजपूत शब्द से संबोधित किया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथों तथा रासो काव्यों में तथा चारणों के अन्य लेखन में राजपूतों का उल्लेख समाज के विशिष्ट वर्ग अथवा एक जाति के रूप में किया गया है। अतएव आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि 7वीं अथवा 8वीं शताब्दी के पश्चात राजपुत्र का विकृत रूप राजपूत अधिक प्रचलित हो गया और बाद में वह एक जाति विशेष का प्रतीक बन गया। राजस्थान के सभी राजा मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व क्षत्रिय कहलाते थे, अतः मुसलमानों के आगमन के पश्चात ही राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति विशेष के रूप में होने लगा। जैसा कि डॉक्टर ओझा लिखते हैं कि मुसलमानों के शासनकाल में क्षत्रियों के राज्य शनै शनै पतन की ओर अग्रसर होते चले गए और शेष रहे वे मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करके ही अपना अस्तित्व बचा सके, अर्थात अब वे स्वतंत्र शासक न रहकर केवल सामंतों के रूप में बने रहे। इस स्थिति में राजा के वंशज होने के कारण मध्यकाल में वे राजपूत कहे जाने लगे। श्री जगदीश सिंह गहलोत भी इस मत के समर्थन में अपना तर्क देते हैं कि इस्लाम के आक्रमण से पूर्व यहाँ के शासकों को क्षत्रिय नाम से ही संबोधित किया जाता था।
किंतु बाद में इनकी शक्ति क्षीण होती चली गई और ये स्वतंत्र शासक के स्थान पर सामंतों एवं अधीन नरेशों के रूप में ही अपने आप को स्थापित कर पाए और तब से ही इनके लिए रजपूत या राजपूत शब्द प्रयोग में लिया जाने लगा। धीरे धीरे मुसलमानों ने क्षत्रियों को पराजित कर अपनी शक्ति बढ़ा ली और इन्हें राजविहीन कर दिया। राजविहीन क्षत्रिय भी राजवंशी होने के कारण राजपूत कहे जाने लगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुसलमानों को राजपुत्र शब्द के उच्चारण में कठिनाई होती थी, अतः इन शासक वर्ग ने इन्हें राजपूत कहना प्रारंभ किया और उसी समय से राजपूत शब्द समस्त क्षत्रिय जाति के लिए प्रयोग किया जाने लगा। प्रोफेसर पीएन लूनिया का विचार है कि राजपूत शब्द किसी एक जाति, वंश, परंपरा अथवा रक्त संबंध को व्यक्त नहीं करता, वरन एक ऐसे कबीले का बोध कराता है कि जिसके सदस्य योद्धा हों और अपने आप को अभिजात वर्ग का मानते हों। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन काल से लेकर मुस्लिम आक्रमणों तक राजपुत्र शब्द कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता रहा। ठीक इसी रूप में महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में राजपुत्री के रूप में द्रौपदी को कुलीन छत्राणी कहा गया है। अतः निश्चयपूर्वक आप ये समझ सकते हैं कि 8वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए न होकर शासक वर्ग अथवा कुलीन क्षत्रियों के लिए ही किया जाता था, क्योंकि 7वीं शताब्दी तक तो जैन व बौद्ध साहित्य में भी हमें राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। अतः यह सही है कि इस्लाम के समय से ही कालिदास, चाणक्य और बाणभट्ट के राजपुत्र अपनी सत्ता खोकर राजपूत बन गए। अब हम उस विवादास्पद प्रश्न पर चर्चा करना चाहेंगे जो राजस्थान के इतिहास में एक पहेली जैसा है कि आखिर राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। इन सिद्धांतों को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद भी हैं। 19वीं शताब्दी के बाद के इतिहासकारों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके एक भाग में वे इतिहासकार हैं जो राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, तो दूसरे भाग में वे इतिहासकार आते हैं जो राजपूतों को विदेशी आक्रांताओं की उपज मानते हैं, साथ ही उनका उदय मध्यकाल में हुआ मानते हैं। विद्वानों, धर्माधिकारियों, चारणों, भाटों आदि ने इस कुल की पवित्रता स्थापित करने के लिए इनकी उत्पत्ति को हिंदू देवताओं जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि के साथ जोड़ दिया। इसका तात्पर्य तो यही था कि राजपूत विशुद्ध क्षत्रिय हैं और उनका संबंध देवताओं से है, परंतु अनेक यूरोपीय व स्थानीय विद्वान इस प्रकार की दैवी उत्पत्ति को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि राजपूत क्षत्रिय नहीं है, उनकी उत्पत्ति तो उत्तर पश्चिम से आने वाले शक, सीथियन, कुषाण, यूची आदि से हुई है। वेसेंट स्मिथ कुछ राजपूतों को सीथियन तो कुछ को स्थानीय मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ कर्नल टॉड तथा अनेक ग्रंथ के संपादक, उनके ग्रंथ के संपादक विलियम क्रूक तो राजपूतों को सीथियन प्रमाणित करते हैं। इस संदर्भ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उपनिवेश काल में जो इतिहासकार इतिहास लिख रहे थे वे देश की सांस्कृतिक एकता को खंडित करने का प्रयास उनके मत में छिपा रहता था, ताकि आने वाले समय में ये जो एक सांस्कृतिक समूह है देश का वो विघटित हो सके और उसकी भिन्न भिन्न जातियां स्थापित की जा सकें। राजपूत स्वयं अपनी उत्पत्ति वैदिक आर्यों से संबंधित सूर्य एवं चंद्रवंश से करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान C.M. वैद्य ने अनेक तर्कों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। आगे हम इस मत की विवेचना विस्तार से करेंगे। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्य सुत कहा गया है। इसी प्रकार चालुक्यों की उत्पत्ति
हारीत ऋषि के कमंडल के जल से बताई गई है। आ, राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। इस संदर्भ में चंदेलों को चंद्रमा एवं ब्राह्मण गंधर्व कन्या की संतान बताया गया है। इसी तरह से ह्वेंगसान भी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय ही बताता है, किंतु डॉक्टर ओझा इन दोनों ही मतों के बीच अपना मत रखते हुए कहते हैं कि राजपूत क्षत्रिय ही थे, किंतु क्षत्रिय जाति में केवल इक्ष्वाकु नहीं वरन शक, कुषाण, हूण आदि अनार्य जातियां भी सम्मिलित थीं। अतः यहाँ अभी राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों पर विचार करना शेष है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले मैं वैदिक कालीन क्षत्रियों की संतति के रूप में राजपूतों को जो विद्वान स्वीकार करते हैं तथा वैदिक कालीन क्षत्रियों की संतान के रूप में राजपूतों को किस प्रकार देखा गया इसकी चर्चा करना उचित समझूंगा। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित पहला सिद्धांत यही है कि राजपूत वैदिक आर्यों से संबंधित उच्च कुल के क्षत्रिय थे। इस मत पर सबसे अधिक बल श्री वैद्य महोदय ने दिया है। वे कहते हैं कि 10वीं व 11वीं शताब्दी में राजपूत शब्द बड़े ही महत्व का हो गया। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार से जाति व्यवस्था की कट्टरता के पासों को, बंधनों को और भी जकड़ दिया। ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कि जाति व्यवस्था कट्टरता की चरम सीमा तक पहुंच गई। सभी जातियां अपनी सीमाओं को संकुचित करने लगीं तथा रोटी बेटी के संबंधों के लिए केवल वे ही घराने उपयुक्त समझे जाते थे जो रक्त संबंध में विशिष्ट एवं शुद्ध हों। ह्वेंगसान के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि 7वीं शताब्दी के कई राजवंश क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उनमें से अधिकांश बौद्ध बन गए और क्षत्रियों की आर्य परंपराओं से उनका संपर्क टूट गया। इस समय ऐसे घरानों को पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया गया। इस समय न केवल क्षत्रियों में वरन ब्राह्मणों एवं वैश्यों में भी प्रांतों के अनुसार उपजातियां बनाने की परंपरा चल पड़ी। इसी कारण राजपूतों ने 11वीं शताब्दी के आरंभ में स्वयं को उस क्षेत्र से सीमित कर लिया जहां प्रमुख रूप से क्षत्रिय घराने निवास करते थे। जो लोग बिना किसी संदेह के अपनी वंश परंपरा को क्षत्रिय राजवंशों के साथ सिद्ध कर सकें, वह भी जीवित पीढ़ी की स्मृति के आधार पर, ना कि चारणों एवं भाटों की पौराणिक कथाओं के आधार पर ही उन्हें केवल क्षत्रिय होने का गौरव प्राप्त हुआ। श्री वैद्य के कथनों से स्पष्ट है कि राजपूत भारतीय आर्यों में से क्षत्रिय ही थे। राज्य चले जाने के पश्चात राजपुत्र के स्थान पर राजपूत रह गए। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद में क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की बाहों से बताई गई है। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य बाहु कृता, इस तरह का ऋग्वेद में उल्लेख आपको ये स्मरण होगा। इन दोनों ही ग्रंथों में, मनुस्मृति और ऋग्वेद में, क्षत्रियों का कार्य दुर्बलों की रक्षा करना बताया गया है। 7वीं शताब्दी के बाद जब क्षत्रिय अन्य 3 वर्णों की रक्षा करने में असमर्थ हो गए तो उनका महत्व सने सने समाप्त हो गया। किंतु ब्रह्मा की संतति होने की कथा प्रचलन में आ गई। चारणों एवं भाटों ने उनके खोए हुए महत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए ब्रह्मा द्वारा उनकी उत्पत्ति बताकर दैवी शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 10वीं शताब्दी के साहित्य एवं एक शिलालेख में राजपूतों की उत्पत्ति दैवी शक्ति द्वारा बताई गई है। नधरण से प्राप्त एक शिलालेख में रघुवंश कीर्ति शब्द का प्रयोग राजपूतों के महाकाव्य काल में राम व कृष्ण के संबंध स्थापित करने के लिए किया गया प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि यदि राजपूत रामायण व महाभारत काल में राम व कृष्ण के कुल के हैं तो वे निश्चित ही भारतीय हैं और वैदिक क्षत्रियों की संतान भी। क्षत्रियों के लिए रामायण व महाभारत में जो नैतिक आचरण के नियम निर्धारित किए गए हैं, राजपूतों ने उनका पालन इस्लाम के प्रतिरोध के दौरान बहुत हद तक किया। सीएम वैद्य एवं डॉक्टर ओझा के अनुसार प्राचीन क्षत्रियों की भांति ही राजपूत लोग भी अस्त्र शस्त्रों एवं अश्वों की पूजा किया करते थे। उन्हीं की तरह यज्ञ एवं बलि में भी विश्वास करते थे। उनका सुडौल शरीर, लंबा सिर एवं लंबी नाक भी ये सिद्ध करती है कि वे आर्यों की संतति हैं।
वैदिक सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए क्षत्रियों ने अपने प्राण तक निछावर कर दिए। अतः श्री वैद्य एवं ओझा तो राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की ही संतान स्वीकार करते हैं। आगे का जो मत है वो हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। अभी अन्य लगभग 5 मतों की चर्चा आपके बीच की जानी है, तो हम उस समय उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।